1260 ईस्वी में होने वाला मार्का इन जालूत मंगोल सल्तनत की बुलंदी थी। फतह का जज्बा मंगोलों में अभी भी ज़बरदस्त था, मगर वो अपनी खाना जंगियों में मसरूफ़ हो गए जो ख़ानदान के झगड़ों और मजहबी इख्तिलाफात की वजह से हुए। मंगोल अगले एक सदी तक एशिया पर हुक्मरानी करते रहे, लेकिन इनके अंदरूनी तनाज़ात आखिरकार उनकी सल्तनत की बढ़ोतरी को रोकने और फिर इसे टुकड़ों में बिखेरने का सबब बने। अजीम खान मोन के 1259 ईस्वी में सोंग के खिलाफ मुहिम के दौरान वफात पा गए। इनके सबसे छोटे भाई इरीक दारुल हुकूमत काराकोरम में थे, जबकि कबलाई और हलाकू मुहिम पर थे। घर वापस जाने की बजाय कबलाई ने फैसला किया कि वो सोंग के खिलाफ अपनी जंग मुकम्मल करेगा। इरीक ने खुद को अजीम खान करार दे दिया, नोबल खानदानों की हिमायत के साथ, जिन्होंने कबलाई को इसके बदमत के अकायद की वजह से नरम समझा। जब कबलाई को ये मालूम हुआ तो इसने खुद को खान करार दे दिया और अपने भाई के खिलाफ मार्च किया, जिससे खाना जंगी शुरू हो गई। इस दौरान मगरब में सुनहरी हार्ड का मुसल्लम रहनुमा बोरका बगदाद की लूट मार को माफ करने वाला नहीं था। इसने इस बात का फायदा उठाया कि होलाको चीन जा रहा था ताकि वो इल्खानियत के इलाकों पर हमले शुरू कर सके। चगताई खानदान के इलाके ने मंगोल सल्तनत के अंदर दो खाना जंगियों को अलग कर दिया, लेकिन ये सियासी झगड़े में एक हड़बे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। सल्तनत अब 5 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। आरिक और कुबलाई के दरमियान जंग को तोलाइड खाना जंगी कहा जाता है। इस तनाज़े के बारे में हमें बहुत कम मालूम है, लेकिन ये 1260 ईस्वी में शुरू हुई और 4 साल तक जारी रही। इस जंग के दौरान कुबलाई ने एक अहम फैसला किया कि वो जनूबी चीन छोड़कर शुमाल पर तवज्जो मरकूज करेगा। जब सोंग अपनी खोई हुई ज़मीनों को तकरीबन बग़ैर मुज़ाहमत के वापस ले रहे थे, इरीक ने वेस्टर्न जिया के इलाकों पर हमला किया, लेकिन इसे पसपा कर दिया गया। कबलाई फिर कराकोरम की तरफ बढ़ा, जो खाली पड़ा था, और इसे ज़मीन बोस कर दिया। इसी वक्त इरीक और कबलाई दोनों ने चगताई खानियत के तख्त के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश की। इरीक ने कबलाई के उम्मीदवार को रोककर इसका कत्ल कर दिया। चगताई का पूता अलगो खान बना। ताहम जब इरीक की हालत ख़राब हुई तो अलगो ने जंग में इसकी मदद करने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि इसके एलची को भी मार दिया। कबलाई इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न कर सका, क्योंकि इसे अपनी फ़ौज को चीन के कुछ इलाकों में वापस बुलाना पड़ा जहां खुली बगावत हो रही थी। उससे इरीक को मौका मिला कि वो अलगो के खिलाफ जंग करे, और अगरचे वो चगताई खानियत पर यह जंग जीत गया, मगर इसको भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजतन इसके कई इत्तेहादी इसका साथ छोड़ गए, जिनमें इसका अपना बेटा भी शामिल था, जिसने अजीम खान की महर चरा के कबलाई के हवाले कर दी। बगैर किसी मदद या सामान के इरीक अकेला शांगदो गया और ज़ाती तौर पर अपने भाई के सामने हथियार डाल दिए। कुबलाई नया अजीम खान बन गया। इस खाना जंगी ने सल्तनत में इख्तिलाफात पैदा किए, लेकिन इसने कुबलाई को चीनी फ़ौजों, ब्यूरोक्रेट्स और अवाम के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान होलागो और बर्क अपनी सरहदों पर, ख़ास तौर पर कफकाज और खुरासान में लड़ रहे थे। हलाकू खान 1262 ईस्वी में दोबारा इस इलाके में वापस आया। इसी साल इसका बेटा अबाका मरकजी एशिया के रास्ते गोल्डन होर्ड के इलाके में दाखिल हुआ, जो एक शिकस्त का शिकार हो चुका था। बर्क की फौज, जिसे आरिक की हमायत हासिल थी, ने जारहाना हमले किए, लेकिन बहर खजर के मशरक में कहीं फैसला कन शिकस्त खा गए। हलाको खान ने फिर सबोताई के जरिए इख्तियार किए गए रास्ते को अपनाने का फैसला किया और डरबन के रास्ते से गोल्डन होर्ड की सरजमीन में दाखिल हो गया। शुरू में ये मुहिम उम्मीद अफजा लग रही थी,
और दुश्मन दबाव में आकर पीछे हट गया। हलाको खान ने अपनी फौज का एक हिस्सा अपने बेटे की क़यादत में दुश्मन का पीछा करने के लिए भेजा। वो एक खाली मगर सामान से भरे कैंप पर पहुंचे और आराम करने और जश्न मनाने का फैसला किया। लेकिन ये एक जाल था और वो गोल्डन होर्ड की मरकजी फौज के हमले से हैरान रह गए। सख्त लड़ाई के बाद एल खानियत की फौज जमे हुए तेरिक दरिया को पार करते हुए पीछे हटने लगी। लेकिन बर्फ मर्दों और घोड़ों के वजन तले टूट गई और कई लोग सर्द पानी में डूब गए। हलाको को जनूब की तरफ पीछे हटना पड़ा और बर्क ने अपनी खोई हुई जमीन का बड़ा हिस्सा वापस हासिल कर लिया। दोनों तरफ के पास जंग जारी रखने की ताकत नहीं थी और जब आरिक ने कबलाई के सामने हथियार डाल दिए तो गोल्डन होर्ड ने भी 1265 ईस्वी में इसकी हाकमियत तस्लीम कर ली। हलाको खान 1265 ईस्वी में फौत हो गया और उसके बाद 1266 ईस्वी में बर्क भी चल बसा, जिससे लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मंगोल सल्तनत टूट चुकी थी और चंगेज़ की विरासत 4 मुख्तलिफ रियासतों की सूरत में मौजूद थी। कबलाई खान की खाना जंगियों के खात्मे के बाद कबलाई खान ने मंगोल सल्तनत को युवान खानदान में तब्दील करने के लिए इंथक मेहनत की। दारुल हुकूमत को एक शहर में मुंतकिल किया गया जिसे खान बालिक या दादू कहा जाता था, जो बाद में बेजिंग बना। 1271 ईस्वी में कबलाई ने खुद को बादशाह करार दिया और वो और इसकी औलाद आहिस्ता आहिस्ता मंगोल से ज़्यादा चीनी बन गए। इसने 20,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल बनवाए, फ़नून लतीफ़ा की हिमायत की और दुनिया भर से आने वालों से मुसलसल मुलाकातें की, जिनमें मार्को पोलो भी शामिल था। बादशाह ने करप्शन से पाक कागजी नोट जारी किए जो चांदी की पुश्त पनाही करते थे, जो पूरी मंगोल सल्तनत में कबूल किए गए थे, जो इससे पहले कभी सुना नहीं गया था। कबलाई ने 1400 डाक खानों के वसीय नेटवर्क को तजारती मराकज़ में बदल दिया और चीन को दुनिया के सामने पहले कभी ना होने वाले अंदाज में बदल दिया। इससे ख्यालात, बारूद और दीगर इजादात फैले और बदकिस्मती से ब्लैक डेथ भी। इसने एक इंतहाई मुअस्सर मरकजी हुकूमत कायम की और फौज को भी बदल दिया। ज़बरदस्त लश्कर के दिन ख़त्म हो गए। उसकी फ़ौज अब चंद मंगोल जंगजुओं पर मुश्तमिल थी और एक बहुत बड़ी तादाद में चीनी फ़ौज ने फ़ैसला किया कि वो दोबारा सोंग से लड़ेगा, मगर उसे पता था कि इसे नई हुकूमत अमली अपनानी होगी। सोंग चीन के पास मंगोलों को खुली लड़ाई में रोकने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके पास उस दौर के कुछ बेहतरीन किले थे। उनमें सबसे बेहतरीन किला श्यांगयांग था, जिसके पास सालों का सामान मौजूद था और इसकी दीवारें दोहरी और ऊंची थीं। कबलाई जानता था कि अपने दादा के चीन फतह करने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इसे अपनी फौज को जदीद बनाना होगा। 5000 युवान जहाज बनाए गए और शुमाली चीनी और कोरियाई तजुर्बाकार मिलाहों की टीम बनाई गई। चीन की नदियां काबू में लेने और दुश्मन की रसद को रोकने का मकसद था। ये नया बहरी बेड़ा 7 लाख तरबियत याफ्ता मेरीन्स के साथ आया था, जो मंगोलों की कितनी ज़्यादा लचकदार सलाहियतों का सबूत था। श्यांगयांग का मुहासरा 6 साल तक जारी रहा, क्योंकि ये चीन में सबसे कीमती मकाम था और उसके मुहाफिज जानते थे कि अगर ये शहर गिर गया तो पूरा चीन भी गिर जाएगा। सूंग ने कई बार कोशिश की कि वो शहर से बाहर निकलें या उसे मदद पहुंचाएं, लेकिन उनका कोई मौका नहीं था। आखिरकार किला तबाह करने में कामयाब वो नया डिज़ाइन वाला काउंटर वीट ट्रिब्यूट था। वो 300 किलो वजनी पत्थर 500 मीटर दूर से फेंका जा सकता था। ज्यांगयांग, जो सालों तक मज़ाहमत करता रहा, 1273 ईस्वी में चंद दिनों में गिर गया। कुबलाई की फौज ने जल्द ही जनूबी चीन पर कब्जा कर लिया और अगरचे उनकी हालत अब बेउम्मीद थी, सोंग दरबार ने 8 साला जाओ बंग को तख्त पर बिठा दिया।
सोंग ने अमन मुज़ाकरात के लिए एलची भेजे, मगर उनको ठिकरा दिया गया। वह एक शहर से दूसरे शहर भागते रहे और आखिरकार एक बड़े बेड़े पर सवार हो गए। कबलाई ने अपनी बहरी फौज को सोंग के जहाज़ों पर हमला करने के लिए भेजा और असमहम की फैसला कनला यानी स्मार्चकुयाम में हुई। सोंग का बीड़ा कलबार हसवानासी जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 1000 जहाज़ ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के थे, जिन पर बहुत सारे आमिलों को सवार। दूसरी तरफ कबलाई का बेड़ा तकरीबन 300 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जिन पर 20,000 तजुर्बाकार मेरीन्स मौजूद थे। इसके अलावा इसके पास करीबी ज़मीनें और सामान रखने का भी फ़ायदा था। सोंग के कुछ लोगों ने मशूरा दिया कि बहरिया को पहले खलीज के मना पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, ताकि वो अपनी वापसी की राह को महफूज बना सकें। लेकिन इनके कमांडर जांग शीजी ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया, ताकि अपने सिपाहियों को फरार होने से रोक सके। मौके में इसने हुक्म दिया कि तमाम महल, मकानात और किले ज़मीन पर जला दिए जाएं। इसी वजह से फिर पूरे 20,000 जहाज़ों की फ़ौज को एक लाइन में जंजीरों से बांध दिया गया, जिसके दरमियान बादशाह का जहाज़ था। ये इसलिए किया गया ताकि कोई भाग ना सके और ये जाहिर किया जा सके कि ये आखिरी लड़ाई है। मौका शुरू हुआ जब युवान फ़ौज ने छोटी कश्तियों को जलाने वाले मवाद से भरकर सोंग की सफ़बंदी की तरफ भेज दिया। सोंग ने इस हरकत का अंदाज़ा लगा लिया था और पहले ही अपने जहाज़ मिट्टी से रंग दिए थे। उनके पास बड़े बड़े खंबे भी थे, जो आग लगे जहाज़ों को नज़दीक आने से रोकने के काम आते थे। युवान ने फिर खलीज को दोनों तरफ से मुहासरे में ले लिया और चीनियों को मजबूर किया कि वो चंद दिन तक खाने पीने के लिए दरिया का पानी इस्तेमाल करें। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। चूंकि दुश्मन हटने को तैयार नहीं था, युवान ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया और अलग अलग छोटे महाजों से चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया। चूंकि सोंग के जहाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो बिल्कुल बेबस थे, ना अपनी शक्ल बदल सकते थे, ना मिलकर लड़ सकते थे। युवान ने शुमाल से हमला किया जब समंदर का पानी कम था और जनूब से जब पानी ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनके अहम सिपाही आराम नहीं कर पाए। फिर भी चीनी बहादुरी से लड़े और अपने तेर चलाने से मंगोलों को भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक ये हमले बंद हो गए। कोपर के जहाज़ों से जश्न की मौसीकी और हिंसी की आवाज़ें आने लगीं। युवान के मशगूल होने का सोचकर सोंग के सिपाहियों ने आराम करने का फैसला किया, लेकिन ये मौसीकी एक बड़े हमले का इशारा थी। पूरी युवान की बहरी फौज तेर अंदाजी के साए तिले मरकज़ की तरफ भेजी गई। सोंग फौज के सिपाही सिर्फ अपनी जगह से देखते रह गए कि उनके साथी हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं, जिनमें आम लोग भी शामिल थे। जब सब उम्मीदें ख़त्म हो गई थीं, तो सोंग बादशाह के एक करीबी मशीर ने इसे पकड़कर पानी में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। जाओ बंग आखिरी सोंग बादशाह साबित हुआ। चीन एक बार फिर युवान के तहत मुत्तहिद हो गया, जो पहली गैर मुल्की हुकूमत थी जिसने ये काम किया। अगरचे मंगोल सल्तनत अब टूट चुकी थी, मगर चंगेज़ खान की नस्लों की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हमारे चैनल की सपोर्ट करें और वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें। ये है ईमार डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरीज चैनल, और हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।